की पर्सनैलिटी खुलकर नहीं आ पाती। तो मैं सभी से ये आग्रह करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में, आपकी वाइफ में अगर कोई क्वालिटी है तो उसको प्लीज़ बाहर आने में उसकी मदद कीजिए, उसको दबाइए मत। कि सरकारी नौकरी एक चार्म के हिसाब से तो ज़रूरी है ही, लेकिन उस चार्म के साथ साथ वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें उससे एक पहचान और एक सिक्योरिटी मिलती है। हम असफलता ये बताती है कि कहीं ना कहीं सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, इसीलिए हम सफलता से उस क्षण दूर रह गए। ज्ञान हर जगह है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कोचिंग संसाधनों में ज्ञान है। जैसा कि हम कहते हैं कि औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों तरीके की शिक्षाएं होती हैं। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कहाँ से कितना ज्ञान ले पा रहे हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं अंकित परमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर विन पर। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक संडे डिस्कशन। इस संडे डिस्कशन में हम एक बहुत ही एक्टिव पर्सनालिटी के साथ डिस्कशन करेंगे और उस डिस्कशन से जो भी रिजल्ट निकलेगा वह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है अगली आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में। क्योंकि जिस व्यक्ति से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं वह व्यक्ति उन्होंने एक ही प्रयास में शिक्षक भर्ती की परीक्षा को क्रैक किया है और आज वह एक परिस्थिति विद्यालय में शिक्षिका के तौर पर काम कर रही हैं। तो मैं बात कर रहा हूं आयुषी, जो कि परिस्थिति विद्यालय में शिक्षिका के तौर पर काम कर रही हैं। आयुषी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर विन पर, और आपको समय निकालकर हमारे यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करता हूँ मैं हमारी पूरी टीम की ओर से। तो आज हम लोग कुछ डिस्कशन आपसे करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही जल्द एक परीक्षा आने वाली है। कुछ परीक्षाओं का पूरा सीरीज आने वाला है। जूनियर सुपर टेट आ रहा है, उसके बाद यूपी टेट भी आना है, सुपर टेट भी आना है। तो मैं चाहता हूं कि जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह आपके मार्गदर्शन से कुछ फ़ायदा पा सकें, और जो भी कुछ आपने तैयारी की, जिस तरह से आपने तैयारी की, जो भी स्टडी मटेरियल आपने यूज़ किया या जो भी चीज़ें थीं आपकी तैयारी के दौरान, वह सब आप हमारे साथ डिस्कस करें, जिससे कि उस तैयारी का जो भी आपने पाया है, जो सफलता आपने पाई है, उसका फ़ायदा हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको मिल सके। तो आयुषी जी, आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि सरकारी नौकरी आपने चुनी और आपको ये हासिल भी हो गया मुकाम। तो मैं चाहता हूं कि आपके लिए एक सरकारी नौकरी के मायने क्या है। मैं चाहता हूं आप उन मायनों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, सरकारी नौकरी, जैसा कि हम सभी के अंदर एक चार्म होता है सरकारी नौकरी पाने का, कि सरकारी नौकरी एक चार्म के हिसाब से तो ज़रूरी है ही जी। लेकिन उस चार्म के साथ साथ वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें उससे एक पहचान और एक सिक्योरिटी मिलती है। हम ये नहीं कह सकते कि व्यवसाय करना या प्राइवेट जॉब करना ठीक नहीं है, वो भी अपनी जगह उतना ही मायने रखता है। लेकिन जो सरकारी नौकरी होती है वो आपको एक आजीवन सिक्योरिटी देती है। जी। तो सरकारी नौकरी के अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने हैं और इसीलिए हम सभी लोग आज सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, बहुत ज़्यादा तन मन धन से लगे रहते हैं कि कैसे भी हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, हम एक सरकारी सेक्टर में आ जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में हम काम करें। तो सरकारी नौकरी के अपने आप में बहुत मायने, समाज में रुतबा भी बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको एक अलग ही लेवल देता है। लोगों की सोच आपके लिए बदल जाती है जब आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। लोगों के बात करने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, उनके आपको देखने का नज़रिया, हर चीज़ बदल जाती है। जी। तो सरकारी नौकरी बिल्कुल आज के समय में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, और न केवल पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी ये आजकल बहुत ज़रूरी है। इस दौरान जो भी आपकी तैयारी या सरकारी नौकरी तक का जो सफ़र रहा, इस सफ़र में आप सफल हुई, लेकिन इससे पहले कई बार आपने असफलता का भी सामना किया होगा। जी। तो असफलता से आपने क्या सीखा या उस असफलता के क्या मायने थे आपके लिए? देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि असफलता ये बताती है कि कहीं ना कहीं सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, इसीलिए हम सफलता से उस क्षण दूर रह गए। मैंने अगर उस समय सफलता प्राप्त की होती जिस समय मैंने जूनियर का टेट दिया था, मात्र 2 अंकों से मेरा रह गया था, और यदि मैं वहाँ विफल ना हुई होती तो आज मैं जूनियर में
अध्यापिका होती, जो कि आज मैं प्राइमरी में हूँ। लेकिन होता है कभी कभी आपकी पूरी कोशिशों के बाद भी कहीं कोई कमी रह जाती है, तो वो चीज़ मुझे अभी भी कहीं ना कहीं खटकती है, क्योंकि उसके बाद कोई भर्ती भी नहीं निकली है अभी तक। काफ़ी लंबा समय निकल चुका है कि दोबारा प्रयास किया जाए, दोबारा उसके लिए लड़ा जाए, जीता जाए उस जंग को। तो वो विफलता मुझे ज़रूर अखरती है और मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ पर मुझे थोड़ा प्रयास और करना चाहिए। यानी कि एक एक अंक जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बिल्कुल बहुत मायने रखता है। इसीलिए एक एक प्रश्न जब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि आपके लिए जो एक अंक आप जिसे बहुत ही छोटा समझते हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो कभी भी किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझें। जी, इस पूरे सफ़र में आपने किन किन संसाधनों का प्रयोग किया? देखिए, हमारे पास कई तरीके के संसाधन होते हैं, क्योंकि हम आधुनिक जीवन में जी रहे हैं। पहले तो इतने ज़्यादा संसाधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे पास बहुत अच्छी बुक्स होती हैं। हम काफ़ी बुक्स को जैसे देख सकते हैं, नेट पर सर्च कर सकते हैं। हमारे पास पीडीएफ्स का काफ़ी मटेरियल होता है, और हमारे पास यूट्यूब जो एक बहुत बड़ा संसाधन है। आज हम और आप मिल रहे हैं तो वो भी यूट्यूब की वजह से ही मिल रहे हैं, कि किसी देश के कोने में बैठा हुआ एक इंसान वो पूरे देश को देख सकता है और पूरा देश उसे देख सकता है। तो ये संसाधन ही है। तो ये सारे संसाधन जो थे आधुनिक, जैसे यूट्यूब हो गया आपका, और नेट सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी गूगल बाबा, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि हमारे पास आजकल तुरंत होता है कोई भी प्रॉब्लम हुई और हमें तुरंत याद आते हैं गूगल बाबा। हम तुरंत सर्च करते हैं और हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी था। आयुषी जी, जो कोचिंग संस्थाएं आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, आपने देखा, तो उनके बारे में क्या राय है आपकी? कोचिंग संस्थाओं के बारे में क्या राय है कि अभ्यर्थी जो है कोचिंग संस्थाओं में जाएं या ना जाएं? क्या है, वहाँ पर जाके उनका समय जो है बर्बाद होगा या वो उसको यूटिलाइज करेंगे? थोड़ा सा इस पर अगर प्रकाश डालेंगे आप तो। जी ज़रूर। देखिए, क्या है, वैसे तो हम जानते ही हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, और हम किसी भी इंसान से कितना ज्ञान ले सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ज्ञान हर जगह है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कोचिंग संसाधनों में ज्ञान है। जैसा कि हम कहते हैं कि औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों तरीके की शिक्षाएं होती हैं। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कहाँ से कितना ज्ञान ले पा रहे हैं। तो मैं ये कतई नहीं कहूँगी कि जो कोचिंग संसाधन हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, आप मत जाइए, या मैं कोई विरोध कर रही हूँ उनका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि वहाँ अच्छा, चूँकि डेमो क्लासेस पहले चलती हैं और आपको लगता है कि सामने वाला गुरु आपको शिक्षा दे सकता है, तो आप ज़रूर जाइए। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने कोई कोचिंग नहीं की, कहीं नहीं गई मैं पढ़ने, सिर्फ सेल्फ स्टडी, मेरी खुद की सेल्फ स्टडी से ही मैंने टेट में 122 नंबर, सी टेट में 118 नंबर, और मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, मैं किसी कोचिंग में नहीं गई, क्योंकि मैं 1-2 दिन गई तो मुझे ये लगा कि वहाँ मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट जा रहा है। जाने आने का समय, वहाँ बैठने का समय, वहाँ पर जो गैप होता है वो समय, और उसको अगर आप यूटिलाइज़ कर लेंगे तो वो आप कम से कम वहीं से ही 5-10 अंक ले आएंगे। तो ज़्यादा कोचिंगों के चक्कर में पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत हाई फाई कोचिंग में, कि जहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, वो भीड़ देखकर हमें नहीं जाना है। हमें अपने पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। शिक्षक भर्ती में जब आपकी तैयारी कर रही थी, जो 68,500 की भर्तियाँ आई थी, उस समय जब आपकी तैयारी चल रही थी, तो कोई महत्वपूर्ण बातें जो आप हमारे साथ शेयर करें, जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो हमारे अभ्यर्थियों को आगामी जो 51,000 सुन रहे हैं भर्तियां आने वाली हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसमें उनको कुछ फ़ायदा मिल सके, कुछ ऐसा ज्ञान अपनी तरफ से आप उनको दीजिए। पहले तो मैं सबसे यही सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी भर्ती आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और इस विभाग में आ सकें। साथ ही साथ ध्यान देने की बात यहाँ पर यही है दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है उस चीज़ पर जहाँ आप सबसे ज़्यादा वीक हैं। आपको अपना वीक पॉइंट जो है वो जानना है, और जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है उस पर आप कम मेहनत भी करेंगे तब भी आपको उतने अंक मिल जाएंगे। लेकिन जो आपका वीक पॉइंट है उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और उसके लिए ही सबसे ज़्यादा आपको समय देना है। आपको ये तो पता ही चल गया है कि हम किस विषय में कमज़ोर हैं, तो उसको आप, चाहे वो गणित हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको ही आपको सबसे ज़्यादा समय देना है। और परीक्षा के समय नया कुछ नहीं पढ़ना है, जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। जी, बहुत अच्छी बात। ये तो अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जो कोई एक ना एक विषय होता है जो
अभ्यर्थी का कमजोर जी होता है। बिल्कुल, सभी का है। लेकिन अभ्यर्थी जो है तैयारी करते वक्त सभी विषयों को बराबर समय देते हैं। जी। तो आपके हिसाब से जो है, जो विषय कमजोर है उसको थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, ज़्यादा टाइम दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी, चलिए मान लेते हैं कि जो आगामी भर्ती परीक्षा आ रही है जी। उसके लिए आप एक बार फिर से बैठती हैं, तो आपकी तैयारी का क्या तरीका होगा? देखिए या सबसे आप प्रतियोगी के तौर पर जब होंगी तो आप किन बातों पर ज़्यादा गौर करेंगी, ज़्यादा ध्यान देंगी? देखिए, हम जब भी किसी प्रतियोगिता में बैठते हैं और हम एक प्रतियोगी होते हैं तो हमें देखिए शब्द से ही पता चल रहा है प्रतियोगी, यानी कि हमें क्या करना है, योग करना है। एक पढ़ाई जो है या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना एक योग है, और योग में आपकी सारी चीज़ें, जैसा कि हम जानते हैं अष्टांगिक योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ों को लेकर चलना एक साधारण इंसान के लिए संभव नहीं है, और हम इतने बड़े योगी भी नहीं हैं, हम सभी ऑर्डिनरी पर्सन्स हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, बहुत लाइटली पढ़ना है, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है अपने आप पे, और ना ही हमें ये करना है कि नहीं हमको दिन के 18 घंटे, मैं कई लोगों को देखती हूँ कि उनका यही क्वेश्चन रहता है कि मैम कितने घंटे पढ़ा जाए। ये क्वेश्चन ही गलत है कि कितने घंटे। आप जब तक अपने दिमाग में ये महसूस कर रहे हैं कि मैं इस ज्ञान को ले पा रही हूँ, तब तक आप पढ़िए। घंटों से पढ़ाई मत कीजिए कि मैं 18 घंटे पढूं या 16 घंटे पढूं, क्योंकि मैंने भी ऐसा नहीं किया। पता चला अगर इतने घंटे पढ़ रहे हैं और सब कुछ ओवरफ्लो हो रहा है तो कोई फायदा नहीं। जब तक आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जब तक आपको समझ में आ रहा है, तब तक पढ़िए, भले ही आप 2 घंटे पढ़िए। जी, तो एक प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि तैयारी के लिए क्या आपने कभी कोई स्टडी मटेरियल यूज़ किया है, और अगर किया है तो क्या आप दूसरों को भी, जो हमारे अभ्यर्थी हैं, क्या उनको भी आप कुछ एक स्पेशलाइज्ड स्टडी मटेरियल की सलाह देंगी, और अगर देंगी तो वह स्टडी मटेरियल क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़रूरी होता है कि हम स्टडी मटेरियल तो तैयार करें ही। अगर हमारे पास कोई प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं होगा, हम नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन आप किसी एक पब्लिकेशन के पीछे या किसी एक चैनल के पीछे या किसी एक कोचिंग संस्थान के पीछे मत भागिए। आपको जहाँ लगता है, क्योंकि हम सबके अंदर एक ऑब्जर्वेशन पावर होती है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमें कहाँ से सही चीज़ मिल रही है। तो हमें राइट वे पे जाना है, राइट पाथ पे जाना है कि हमें पता चले। तो वो चीज़ है कि हम अपना स्टडी मटेरियल खुद सिलेक्ट करें, हम किसी दूसरे के नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को जो भाषा समझ में आ रही हो वो हमें भी समझ में आए। हमें अपने को खुद आंकना है कि हम किस लेवल पर हैं, और इस लेवल पर आकर हम क्या चीज़ सबसे अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो अपना स्टडी मटेरियल खुद बनाइए। इन चीज़ों पे मत पढ़िए कि उस चैनल ने कह दिया है कि हमारे पास बहुत अच्छा मटेरियल है, खरीद लो, ले लो, तुम पास हो जाओगे। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जी, प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी के हिसाब से उसकी एक दिनचर्या क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं यही बार बार कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़िए। कोई आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कमरे में एक टाइम टेबल बनाकर टांग लें, एक चार्ट बनाकर टांग लें। आपकी नींद पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, बस आपने चार्ट में लिख रखा है कि हमें सुबह 4 बजे उठना है, भले ही आप 2 बजे सोए हों, लेकिन आप 4 बजे उठ गए। आप 2 दिन उठ पाएंगे, तीसरे दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क की भी जो गेन करने की क्षमता है वो एक निश्चित है। तो दिनचर्या आप अपने हिसाब से सेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं रात में अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, शांति है, मुझे अच्छे से समझ में आता है, तो आप रात को पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं, रात सोने के लिए बनी है और मैं सोऊंगा, तो आप बिल्कुल बेझिझक बेहिचक बिंदास सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, दिन में पढ़िए। लेकिन कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के दिनचर्या को फॉलो मत कीजिए कि वो रात में पढ़ता था, वो रात में पढ़ती थी, इसलिए उसके 120 नंबर आ गए तो मैं भी रात को पढ़ूंगा, भले ही मुझे अखंड नींद आती हो रात को, है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया कि वो रात को पढ़ रहा है या दिन को पढ़ रहा है। मुझे जब अच्छा लग रहा है, मुझे जब तक इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से एक दिनचर्या सेट कीजिए। इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि अपने हिसाब से समय निकालिए, बहुत से अभ्यर्थी ऐसी हैं जो विवाहित महिलाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वह, उनको घर का भी काम होता है और भी कई काम होते हैं उनको। मान लीजिए उनको कोई शिशु है, बच्चा है, उनको भी संभालना है, तो वह किस तरह से अपने इस समय को मैनेज कर सकती हैं?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आज आपने मुझसे पूछा है और इससे पहले कई सारे कॉल्स मेरे पास आते हैं जो लेडीज़ हैं वो पूछती हैं कि मैम मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, पिछली बार मेरा एग्ज़ाम 2 नंबर से रुक गया, 1 नंबर से रुक गया, तो मैं क्या करूँ। तो देखिए मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं उनकी फैमिली के लोगों को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आपकी जो वाइफ है या जो भी आपका रिलेशन है उनको आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी वो अपना एक टाइम टेबल निश्चित कर पाएंगी। अगर बच्चा रो रहा है तो आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, उसको बाहर लेकर निकल जाइए ताकि वो कुछ समय के लिए पढ़ ले। तो इस तरीके से चीज़ें, तो फैमिली को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। जी, तो तैयारी से रिलेटेड कई सारे सवाल हमने आपसे पूछे, तो आप हमें अब कुछ ऐसा बताइए, कोई वो लोग जो आपके नज़र में काफ़ी प्रभावशाली रहे हों और जहाँ से आपको मोटिवेशन मिला हो, तो किन लोगों से, कौन सी ऐसी पर्सनालिटीज़ थी जिन्होंने आपको मोटिवेट किया और आपने इतने जल्दी जो है सफलता हासिल की? जी देखिए, वैसे तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो उसको मोटिवेट करता है हर वक्त, और हम सभी एक ऐसा इंसान ज़रूर रखते हैं जिससे हम अपना सुख दुख बांट सकें। लेकिन इसके अलावा एक जो व्यक्ति होता है जो हमें मोटिवेट करता है, तो बात मैं शुरू करूँगी अपने बचपन से ही, क्योंकि वहीं से नींव बनती है और जब नींव मजबूत होती है तो इमारत मजबूत बनती है। तो नींव की बात जहाँ तक आ रही है, तो जो मेरी ग्रैंड माँ थी वो 2007 में एक्सपायर हो गई, लेकिन जब तक वो मेरे साथ रहीं उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और उनका ही सपना था, वो ही मुझे एक टीचर के रूप में देखना चाहती थी। और जिस दिन मुझे जॉइनिंग लेटर मिला तो मैंने उनको ही समर्पित किया वो, कि आप जो चाहती थी मैंने आपकी इच्छा को पूरा किया। तो उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, पहले भी और अभी भी। वो यहाँ नहीं है, मेरे साथ नहीं है, लेकिन अभी भी वो मुझे मोटिवेट करती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं अपने गुरुओं को रखूँगी कि जो मेरे गुरु थे, मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले। हालांकि मैंने बहुत सिलेक्टेड लोगों से पढ़ाई की, मैंने बहुत ज़्यादा, जैसा बताया, मैंने कभी कोचिंग्स ज़्यादा नहीं की। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने इंटरमीडिएट में सिर्फ मैथ्स की कोचिंग पढ़ी थी और बाकी मैंने कोई कोचिंग नहीं पढ़ी, सिर्फ फिज़िक्स की और मैथ्स की। तो मतलब मैंने ज़्यादा कभी कोचिंग्स में विश्वास नहीं किया। तो मेरे जो गुरु मुझे मिले वो बहुत अच्छे मिले। और उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो जो मेरे ससुराल वाले हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं और सारे लोग, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। जैसा कि मैंने बोला कि जो विवाहित लेडीज़ हैं उनके लिए ससुराल वालों का या आपकी फैमिली का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपकी जो इच्छाएं हैं, जिन्हें आप साइकोलॉजी में कहते हैं दमित इच्छाएं, वो क्या दब कर रह जाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी खुलकर नहीं आ पाती। तो मैं सभी से ये आग्रह करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में, आपकी वाइफ में अगर कोई क्वालिटी है तो उसको प्लीज़ बाहर आने में उसकी मदद कीजिए, उसको दबाइए मत। आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं और गवर्नमेंट टीचिंग से रिलेटेड कई लोगों के मन में बहुत सारी गलत धारणाएं भी बसी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके क्षेत्र के बारे में एक आम मिथक जो आपको लगता है, जिसको लोग मानते हैं कि ये ऐसा होता है लेकिन असलियत वैसी नहीं है, तो क्या कोई ऐसा मिथक है जो आप क्लियर करना चाहें? बिल्कुल, यहाँ पर शायद ये सवाल आते ही लोगों को जवाब इसका आ गया होगा। जब हम ये बात करते हैं कि हम देखते हैं कि अच्छा वो एक टीचर है, तो आज मैं ये देखती हूँ कि लोगों के मन में सबसे बड़ी बात यही आती है कि फ्री की तनख्वाह, फ्री की सैलरी, जी, फ्री का वेतन पा रहे हैं, और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वो सुनने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि शायद कभी वो ज़माना रहा होगा, शायद, कि अध्यापक फ्री की तनख्वाह पाता होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा, लेकिन शायद जो लोग सोचते हैं उनको लगता हो ऐसा हो। लेकिन आज के समय में जब आप देख रहे हैं इतने सारे इनोवेशंस हो रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, डेली नई नई टैक्टिक्स यूज़ की जा रही हैं, डेली नए नए नवाचार किए जा रहे हैं, इतने मिशंस चल रहे हैं, इतनी योजनाएं चल रही हैं, क्या आपको लगता है इतना सब कुछ होते हुए भी शिक्षक बिना कुछ किए फ्री की तनख्वाह पा रहा है? आपको लगता है तो गलत लगता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इतने बुरे समय में जो कोरोना काल अभी निकला है, उसमें भी शिक्षकों ने बराबर ड्यूटी की है, घर से की है। और जुलाई से तो बराबर स्कूल खुले ही हैं, तो सब जा ही रहे हैं, अपने काम कर ही रहे हैं। और जब तक सब घर पर रहे हैं तब तक सब ने ऑनलाइन
सारे काम अपने कंप्लीट किए, और ना कि शिक्षा विभाग के, बल्कि अन्य जगह भी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है, जबकि वो उनका काम भी नहीं होता है। राशन वितरण कीजिए, ड्रेस वितरण कीजिए, ऐसे तमाम जो योजनाएं निकल कर सामने आई हैं, हर जगह शिक्षक ज़्यादातर काम जो है वो शिक्षक द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो सरकार को ऐसा लगता है कि हम इनसे सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये संख्या में बहुत ज़्यादा है। अभी 2021 में जनगणना भी आने वाली है। बिल्कुल, तो आप कभी ये काम करके देखिए कि जब आप जनगणना के लिए जाते हैं, आपके हाथ में इतना मोटा रजिस्टर होता है, इतना भारी बैग होता है, और आप जब एक क्वेश्चन पुटअप करने के लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं तो आपसे कोई बात भी नहीं करता है। आपको पानी तो पूछना दूर, जून की गर्मी में जनगणना होती है और उस समय में पानी तो पूछना दूर होता है, कोई आपसे ठीक से बात भी नहीं करता है, लोग डरते हैं, पता नहीं क्या पूछने आ रहा है। तो इस तरीके की विषम परिस्थितियों का सामना टीचरों को करना पड़ता है। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब कोई फ्री की तनख्वाह नहीं पा रहा है, सभी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का ही मिल रहा है। आयुषी जी, हमारी सरकारें जो हैं वह शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में बहुत ज़्यादा अथक प्रयास कर रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है वह सही है या इसमें बदलाव जरूरी है? क्योंकि जिस तरह से सरकार अथक प्रयास कर रही है, वह प्रयासों से उसका रिजल्ट उसको उतना नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ अच्छी खासी जनसंख्या है, लेकिन फिर भी हम काफ़ी जो तेज़ी से विकसित कर रहे देश हैं उनसे पीछे हैं, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में चेंज ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो उनको सही स्किल्स और सही ट्रेनिंग, सही एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो क्या आपको लगता है कि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल, शिक्षा प्रणाली में देखिए बदलाव की ज़रूरत है और इसके लिए बराबर प्रयास चल रहे हैं, लेकिन चूँकि जो चीज़ें, जो योजनाएं बनाई जा रही हैं और जो वास्तविकता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है जी। जैसे कि शिक्षकों से कहा जा रहा है कि आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाइए। अब आदेश आया कि ऑनलाइन पढ़ाना है, लेकिन गांव की 90% जनता के पास एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है जी। अब जब एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है तो ऐसे में कहाँ से ऑनलाइन स्टडी सफल हो पाएगी? तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें धीरे धीरे लोगों को इसके लिए जागरूक करना है कि आप मोबाइल को सिर्फ मनोरंजन का साधन ना बनाएं, इसको बच्चों के लिए ज़रूरी बनाएं जी। कि जो चीज़ें हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, आपके बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उनको आप उन तक पहुंचने दें, उसमें हेल्प करें हमारी। तो आयुषी जी, फिर से एक बार घूम फिर के हम लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा की ओर आते हैं। तो आपके हिसाब से क्या ऑनलाइन स्टडी जो है जी, वह कितनी कारगर है? जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हैं या व्हाट्सएप से PDF गेन करते हैं स्टूडेंट्स, वह कितनी कारगर है? देखिए ये बहुत ही अच्छा साधन है आपके पढ़ने के लिए। आज के समय में ये आपको मिल रहा है यूट्यूब पे, नेट पे। आप कहीं कोचिंग में जाएंगे आपको एक ही टीचर मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको कई टीचर्स मिलते हैं। आपको अगर एक का समझ में नहीं आ रहा, आप तुरंत स्किप करके दूसरे चैनल पर जाते हैं, आप वहाँ देख लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये ज़रिया है आपके पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए। और यहाँ आपको बहुत सारे टीचर मिलते हैं, तो आप उनको अपने हिसाब से, जिसकी भाषा शैली, जिसके समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा हो, आप उसे अपना गुरु बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं वो, मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखो भाइयों बहनों, मटेरियल इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता है। ज़्यादा आपको भीड़ नहीं लगानी है, सिलेक्टेड चीज़ें रखिए ताकि आप उसको बार बार रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें होंगी आप एक ही बार पढ़ पाएंगे, दिमाग में नहीं रहेगा। कम चीज़ होंगी, बार बार पढ़ेंगे, आपको वो स्टेबल होगा। जी। आयुषी, जैसा कि आप का विवाह भी हो चुका है, आप ससुराल में रहती हैं अपने, इसके साथ साथ आप सरकारी नौकरी भी कर रही हैं, तो इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि जो नारी है, क्या उसका व्यवसायिक होना जरूरी है? तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक नारी जो है वह व्यवसायिक है, वह नौकरी में है, तो मुझे लगता है पुरुषों की अपेक्षा उसके ऊपर ज़्यादा भार होता है, क्योंकि उसको घर भी संभालना है और बाहर भी देखना है। तो आपका इस बारे में क्या विचार है कि ज़रूरी है या नहीं है? देखिए, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, सभी विषम परिस्थितियों के बाद भी मैं यही कहना चाहूँगी कि व्यवसाय होना बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप पर दोहरी जिम्मेदारी है कि आपको नौकरी भी करनी है और आपको घर भी देखना है। उसके बाद अगर आपका बच्चा है छोटा, जैसे कि मेरा भी है, तो आपके पास तिगुनी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको बच्चे को भी प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि वो कुछ समझता नहीं है तो वो तो अपना टाइम लेगा पूरा। उसके बाद आपको घर भी देखना है और आपको नौकरी भी देखनी है। तो लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो विषम परिस्थितियां हैं ये कुछ समय के लिए हैं, और जो नौकरी है, जो आपका सम्मान है, जो आपका नाम है, जो आपका फेम है, जो आपका एक ओहदा है समाज में, वो हमेशा के लिए है। विषम परिस्थितियां कुछ समय के लिए हैं। उसमें अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है तो वो समय आसानी से निकल जाएगा, अगर सपोर्ट नहीं करती है तो थोड़ा दुख से निकलेगा, पर समय तो निकलेगा ही, क्योंकि समय के तो पंख होते हैं। तो समय अच्छा या बुरा कैसा भी हो वो निकल जाता है। व्यवसाय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब तक औरतों, कब तक बाप का नाम लेकर जीती रहोगी, कब तक पति का नाम? नहीं, हमें अपनी एक पहचान बनानी है, क्योंकि शादी से पहले आप अपने पिता के नाम से जानी जाती हैं, शादी के बाद आप अपने पति के नाम से जानी जाती हैं। सिर्फ यही पहचान लेकर हमें नहीं चलना है, हमें खुद की एक पहचान बनानी है कि अगर हम समाज में कहीं खड़े हों तो हमारा खुद का नाम हो कि हम कौन हैं, हम ये हैं। आयुषी, जिस तरह से आयुषी जी आपने 68,500 की परीक्षा क्लियर की थी, पहले ही प्रयास में आपने सारे एग्ज़ाम आपने पहले ही प्रयास में क्रैक किए, तो कुछ सलाह जो आप हमारे अभ्यर्थियों को जो आगामी भर्तियों में बैठने वाले हैं, तो 2 पंक्तियां उनके लिए कुछ सलाह दे दीजिए, कुछ ऐसी सलाह जो उनके काम आ सके और उनको सफलता की राह में और आगे बढ़ा सके। बस देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत बड़ा अचीव कर लिया है, क्योंकि जो हमारे सीखने की क्षमता होती है, जो हमारे पाने की क्षमता होती है, वो ज़िंदगी भर चलती है। हाँ, ये था, मैंने एक सपना जो सजोया था वो मैंने आज पूरा कर लिया है। तो मैं सलाह बस आप लोगों को दोस्तों यही देना चाहूँगी कि आप अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रख कर चलें, लक्ष्य से कभी भटकें ना, सिर्फ लक्ष्य को ध्यान रखें कि हमें पहुँचना कहाँ है। ये फिर मायने नहीं रखेगा कि आप किन रास्तों से पहुँच रहे हैं, क्योंकि आप कभी ना कभी अगर आप लक्ष्य को सिर्फ देखेंगे तो आप ज़रूर, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो अपना लक्ष्य हमेशा याद रखें, कठिनाइयाँ अपने आप छोटी हो जाएंगी। जी आयुषी जी, आपने हमारे चैनल को, हमारे अभ्यर्थियों को समय दिया। आपसे विदा लेने से पहले आपसे एक छोटा सा प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगा जी। आज़ादी के आपके लिए क्या मायने हैं? इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हम आज का सेशन जो है पूर्ण करेंगे। तो आपके हिसाब से आज़ादी क्या है, इसके बारे में हम लोगों को कुछ बताइए। जीवन के हर पहलू में आज़ादी का क्या मतलब है, हर एस्पेक्ट में क्या मतलब है आज़ादी का? देखिए, आज़ादी अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। अगर आप आज़ाद नहीं हैं तो आप खुली तरीके से सोच नहीं सकते, और अगर आप अच्छे से सोच नहीं पाएंगे, आपके विचार स्वतंत्र नहीं होंगे, तो आपके काम भी अच्छे नहीं होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो कहते हैं कि लिव एंड लेट लिव, आप खुद भी स्वतंत्र रहिए और दूसरे को भी स्वतंत्र रहने दीजिए। क्योंकि जब देखिए, आज़ादी के लिए तो हमने ही इतनी लड़ाई लड़ी कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। कहीं ना कहीं आज़ादी ज़रूरी तो थी ही, तभी तो इतनी लड़ाई लड़ी गई, तभी तो इतने लोगों ने बलिदान दिया। तो आज़ादी अपने आप में एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है। मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे कि हमारा समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, जी, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब स्त्री आपके बराबर कमा सकती है तो वो आपके बराबर आराम भी कर सकती है। लेकिन आज के समाज में मैं ये देखती हूँ कि एक जो सोच बनी हुई है कि भाई लड़का नौकरी करके आएगा तो उसे सब खाना बना मिलेगा, आराम मिलेगा, बेटा ऐसा कर लो, बेटा वैसा कर लो, बेटा सो लो। लेकिन अगर बहू काम करके आएगी तो उसको आराम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम बहू हो। कई लोगों की ऐसी सोच है, लेकिन ईश्वर की मुझ पर ऐसी कृपा रही कि मुझे ऐसे लोग नहीं मिले। उन लोगों ने, मेरे जो मम्मी पापा हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और शायद इसी वजह से मैंने हमेशा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हर चीज़ क्लियर की। क्योंकि हो सकता है कि अगर मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिलता, उतना टाइम नहीं मिलता, तो मैं नहीं कर पाती क्लियर, जैसा और लोगों के साथ होता है और महिलाओं के साथ होता है। तो बस आज़ाद रहने दीजिए, ताकि जो इंसान है वो अपने हिसाब से काम कर सके और अपनी उड़ान उड़ सके और अपने जो लक्ष्य हैं उनको पा सके। थैंक यू आयुषी जी। मैं आशा करता हूँ कि आपने जो कुछ भी बातें हमारे अभ्यर्थियों के साथ शेयर की, उससे उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है आगामी भर्ती परीक्षाओं में।
तो इसी के साथ आज का जो संडे सेशन था हमारा IUCG के साथ, उसका हम समापन करते हैं। और इसी तरह से हम लोग हर संडे को कुछ नए सेशंस आपके लिए लेकर आएंगे, आपको पर्सनालिटीज़ से मिलवाएंगे जिन्होंने एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, कुछ स्टडी मटेरियल को रिव्यू करेंगे जो शायद आपके लिए बेहतर हो सकता है, आपके फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए। और इसी के साथ मैं अंकित परमार स्टडी फॉर विन से विदा लेता हूँ। दिस इज संडे डिस्कशन ऑफ स्टडी फॉर विन। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते भाई, नमस्कार।